आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को परवल की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। दरअसल जो ये वीडियो आ रही है ये काफ़ी किसानों द्वारा पसंद भी की जा रही है और उनके द्वारा वो चाहते थे कि कुछ बदलाव भी किया जाए। तो अब जो संपूर्ण जानकारी की वीडियो आएगी यह 2 पार्ट में आया करेगी। अब 2 पार्ट में हो जाएगी तो वीडियो छोटी रहेगी, आप लोगों को देखने में आसानी होगी और दोनों ही वीडियो एक ही साथ पब्लिश की जाएंगी। और जो संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो रहेगी दोनों वीडियो के नीचे इसके जो लिंक रहेंगे वो दे दिए जाएंगे। मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको खेती बाड़ी से संबंधित जुड़ी हुई सभी वीडियो मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो परवर की खेती है, चाहे आप बड़े किसान हो या छोटे किसान हो या मध्यम किसान हो, आप तीनों ही लोग इसको कर सकते हैं। और एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि इस पे स्मार्ट किसान प्रीमियम सर्विस भी उपलब्ध है। और यह खेती अगर आप नए किसान हैं और आप चाहते हैं कि आप रिस्क बगैर उठाए खेती करें और उसमें आपको मुनाफा भी हो जाए, तो आप परवर की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें और खुद के स्थिति, परिस्थिति, क्षेत्र, मौसम, बाजार का अध्ययन करें और उसके बाद आप निर्धारित करें कि आपको परवर की खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम परवर की खेती करने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो खेती हम करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इससे जो उत्पादन हमें मिलेगा उसे हम कहाँ पर जो है बेचेंगे और किस उद्देश्य से उसे बेचा जाएगा। देखिए, किसान जब कोई उत्पादन करता है तो बिकना चाहिए, चाहे जहाँ बिके, बस उसे रेट मिलने से मतलब होता है। लेकिन इसके ऊपर कई चीजें निर्धारित होती हैं, उसी हिसाब से आपको प्रजातियों का चयन करना होता है, जो प्रजातियां आपके यहाँ ज्यादा चलती हैं। तो जब आप परवर की खेती करने जाते हैं तो एक तो जो परवर की खेती की जाती है ये सब्जी के उद्देश्य से की जाती है, और दूसरी जो खेती की जाती है परवर की वो की जाती है आपकी जो मिठाई होती है, परवर की मिठाई बनती है। क्या आपने कभी परवर की मिठाई खाया है, या परवर को आप यहाँ अपनी भाषा में क्या कहते हैं, इसको कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा। दूसरी होती है इसकी जो मिठाई बनती है और अचार बनता है। और ये जो मिठाई और अचार बनते हैं ये वाले जो परवर होते हैं ये लंबे वाले परवर होते हैं इस तरीके से। और जो सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाता है वह वाले जो परवर होते हैं ये अंडाकार होते हैं। ये वाला जो परवर रहेगा ये थोड़ा बीच में उठा रहेगा और किनारे पे जो है पतला हो जाता है, लेकिन इसकी जो साइज होती है ये बड़ी होती है। वहीं पर जो खाने वाला परवर आता है वो अंडे की तरह होता है। अंडे से जो बड़ी साइज होती है परवर की वो अंडे तक होती है, नहीं तो उससे छोटी होती है। लेकिन इन दोनों को ही हम सब्जियों के प्रयोग में लेकर के बेच सकते हैं, उससे कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में ये वाले परवर का जो रेट होता है ये नहीं मिलता है और ये वाले परवर का रेट बेहतर मिलता है। तो आपको अपने बाजार का अध्ययन करना है और उसी हिसाब से प्रजाति का चयन करना है। तो अब आप जान गए हैं कि परवर की खेती जो की जाती है वह किस उद्देश्य से की जाती है। लेकिन इसमें लगभग 98% से ऊपर जो खेती की जाती है परवर की यह सब्जियों के लिए की जाती है। और जो अन्य होते हैं वो लोग मिठाई बनाते हैं, इसके साथ साथ अचार बनाते हैं, कलौजी बनाते हैं, तो इत्यादि प्रकार के जो होते हैं प्रयोग होते हैं। लेकिन आपको जब इसकी खेती करना है तो सब्जी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं समय पर कि जब हम इसकी खेती करने जा रहे हैं तो कई किसानों का सवाल होता है कि इसकी हम खेती कब करें। और अगर किसान यह जान जाए कि सबसे अच्छा समय क्या होगा तो उसके लिए जो है सफलता मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसकी जो खेती होती है ये आप अगस्त से शुरुआत कर सकते हैं और जो नवंबर हमारा होता है ये अंतिम महीना होता है इसकी रोपाई के लिए। देखिए, इतना लंबा वक्त तक क्यों रोपाई चलती है, इसके पीछे की गणित हमें समझनी है। देखिए, जब हम अपने परवर की रोपाई करते हैं तो जब मौसम गर्म रहेगा तो जो हमारे पौधे का विकास होता है ये ज़्यादा होता है, और वहीं पर जब मौसम ठंडा रहेगा तो पौधे का विकास कम होगा। अब जो हम इसके बीच में रोपाई करते हैं तो इसके जो फल हमें मिलते हैं ये जैसे ही हमारी ठंड खत्म होती है उत्पादन बहुत बढ़िया से देना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप अगस्त में रोपाई किए हैं तो जो आपका पौधा है
ये फरवरी में बहुत ज़्यादा विकास कर चुका होता है। वहीं जो रोपाई आप नवंबर में करते हैं तो जो आपका परवल का पौधा होता है यह ज़्यादा विकास नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके जो उत्पादन होते हैं इसमें समस्या होती है, उसका उत्पादन कम मिल पाता है। तो ये कारण है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और भी है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आप अगस्त में रोपाई करते हैं और ख़ास तौर पे आप उत्तर भारत से हैं या ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है और आपके नए लगाए हुए पौधे मर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो आपका रहेगा ये रहेगा, जो सितंबर का महीना होता है 15 के लगभग आप रोपाई करेंगे तो बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों ने जान लिया कि परवल की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो इसकी जो रोपाई होती है यह कब करना सर्वोत्तम रहेगा। अब जो इसकी मिट्टी है ये और इसकी जो जलवायु है ये हमें समझना चाहिए, ताकि जो हमारा उत्पादन है यह बढ़िया हो सके, ज़्यादा हो सके और क्वालिटी वाला हो सके, जिससे आपको मार्केट में रेट बेहतर मिले। तो जो इसकी खेती होती है यह मिट्टी में आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। बलुई मिट्टी में करना है या आपको दोमट में करना है, बलुई दोमट में करना है, चिकनी दोमट में करना है, जलोढ़, खादर, बांगर, काली, नीली, पीली, हरी, जितनी भी प्रकार की मिट्टियां होती हैं उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जो आपकी मिट्टी है उसका जो पीएच मान होता है यह लगभग 6 से लेकर के 7 के बीच में रहे तो बेहतर है। अगर इससे कम है तो 5.5 से लेकर के आप 6 या 7 तक या 7.5 तक इसमें आपका जो प्रोडक्शन होगा ये बहुत बेहतर होगा। अब आप जान लिए हैं मिट्टी। देखिए जो परवल की खेती होती है ये नदी में होती है। जो नदी वाला इलाका होता है, जब बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ चली जाती है तो पानी सूख जाता है और वहाँ पर जो बालू होता है उस पर भी खेती होती है। तो अब आप जान लिए होंगे कि किन किन मिट्टियों में आप खेती कर सकते हैं। अब इसकी जो सबसे जरूरी बात है जहाँ पर इसकी गणित टिकती है वो है इसकी जलवायु, मौसम इसका कैसा होना चाहिए। देखिए जो परवल की खेती होती है एक बार लगाएं 5 साल कमाएं। वैसे तो हमें शुरू में ही बोलना चाहिए था टाइटिल, लेकिन अगर आप परवल की खेती करने जा रहे हैं तो आप 1 साल लगा करके 5 साल जो है इससे कमाई कर सकते हैं। तो जो इसका जलवायु होता है ये फर्क पड़ता है आपकी फसल के ऊपर, तो यह जान लेना आपको जरूरी है, क्योंकि जो भी फसलें साल भर या उससे ऊपर की हैं उन्हें जो जलवायु होती है सभी जलवायु का सामना करना पड़ता है। तो देखिए जो हमारा परवल होता है यह लतेदार होता है। एक तो इसका जमीन पे लताएं बिखरती हैं और दूसरा जो है आपका ऊंचाई पे डाला जाता है। तो खैर उस पर अभी हम आएंगे बाद में। लेकिन अभी ये जो है जलवायु, यह जो परवल का पौधा होता है यह गर्मी पसंद करता है। मतलब अगर आपके इलाके में गर्मी ज़्यादा है तो ऐसे में जो इसका प्रोडक्शन है बहुत बेहतर मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है उत्तर भारत जैसे क्षेत्र में जो हमारा दिसंबर का महीना होता है, दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में इसका प्रोडक्शन जो होता है ये 0 हो जाता है। तो मतलब ये जो 2 महीना है यहाँ पर तो एकदम प्रोडक्शन 0 चला जाता है। अब जो नवंबर में प्रोडक्शन होता है ये बहुत कम हो जाता है और जो फरवरी में होता है ये भी बहुत कम होता है। तो अगर हम सही में बात करें तो ये जो 2 महीने हैं यहाँ पर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला होता है और वहीं पर जो आपका कम होना शुरू हो जाता है ये अक्टूबर के अंत से नवंबर से आपको अच्छी तरीके से दिखाई देने लगता है कि इसके उत्पादन में कमी आ रही है और जो फरवरी है इससे उत्पादन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है और 8 महीने लगातार आप बहुत बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मौसम गर्म होना चाहिए, ठंडी वाला मौसम इसे नहीं पसंद है। अब आप जान गए हैं कि इसकी जो जलवायु होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके तापमान की तो तापमान इसका कितना होना चाहिए। देखिए अगर आपका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है तो ऐसी जो परिस्थिति होती है बेहतर होती है। लेकिन हमेशा तापमान इतने पे थोड़ी ना रहेगा। भारत में कभी जो है तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला जाता है और वहीं पर कभी कभी परिस्थिति गर्मियों में ऐसी बनती है
कि 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 48 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर होता है ये देखने को मिलता है। तो क्या आप, कई किसानों का ये सवाल होगा कि हम क्या करें, हमारे में तो भैया 43-48 जाता है। देखिए, आप खेती कर सकते हैं, लेकिन यह जो होता है ना, एक जो अनुकूल होता है तापमान, वो बताया गया है। अब आप ये सारी चीजें जान चुके हैं। अब बात आती है खेत की तैयारी और उर्वरक। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जो परवल की खेती है हम किए हैं, इसकी खेती हम सेपरेट भी किए हैं, इसकी खेती हम मिर्चा की खेती के भी साथ किए हुए हैं। जब हम मिर्चा की खेती करते थे तो जो हमारा मिर्चा का पौधा होता था, मिर्च आप जानते हैं ना, जो हरी वाली मिर्च खाई जाती है, तो उसमें हम इसकी खेती करते थे। तो क्या होता था कि जब हमारा मिर्च का पौधा फल देना बंद कर देता था, वो सूख जाता था, तो इसी को हम, जो परवर हमारा होता था, इसकी लताएं जो होती थी हम मिर्चे के पेड़ पे चढ़ा देते थे। अब जब इस पे हम लताएं इसकी चढ़ा दिए तो इसी पे फल देता था, और जो नीचे घास वगैरह रहती थी वो उससे मुक्ति हमें मिल जाती थी। और जब परवर हमारा खत्म हो जाता था तो मिर्च का पौधा उठा करके हटा देते थे। अब आपकी बात आती है खेत की तैयारी और उर्वरक की। तो जब आप खेत की तैयारी करने जाते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं यह 1 एकड़ के लिए आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो जब आप खेत की तैयारी करने जाते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके खेत में घास कम से कम रहे। तो अगर आपके पास समय है तो ऐसे में आपको सबसे अच्छा ये रहेगा करना कि आप अपने खेत में तैयारी 1 महीने पहले शुरू करें और उसमें एक बार सिंचाई करके छोड़ दें। अब इससे क्या होगा कि जो आपके खेत में घास है यह एक बार निकल आएगी। अब जैसे ही घास निकलती है उसके फूल आने की अवस्था के पहले उसकी जुताई कर दीजिए, वहीं से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक शिफ्ट आपकी घास फूल आने से पहले खत्म हो गई, खरपतवार इसमें कम हो जाएगा। अब अपने खेत में अगर आप इसमें जो इसकी रोपाई की है, यह 2 विधियां हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे और दोनों ही काफ़ी सक्सेस हैं। आप दोनों में से कोई भी जो भी पसंद हो उसको कर सकते हैं। और हम पहली वाली विधि से किए हैं, उसमें प्रोडक्शन बड़ा बेहतर मिलता है, लागत कम आती है। तो अब जो हमारा खेत की तैयारी करना होता है, इस विधि के हिसाब से भी ऐसे करेंगे, इस विधि के हिसाब से भी ऐसे ही करेंगे। अब जो है हम अपना जो खेत है तैयार जब करने जाते हैं, एक बार हैरो की सहायता से हमें बहुत अच्छी तरीके से इसकी जुताई करनी होती है और उसके बाद जो हमारा खेत है उसे कल्टीवेटर की सहायता से हम जुताई कर देते हैं। अगर आपका खेत समतल नहीं है तो आप समतलीकरण उसका करवा लीजिए। अब अंतिम जब जुताई आप करने जाते हैं तो जो आपकी गोबर की खाद होती है, देखिए अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं खाद गोबर की अपने खेत में, तो ऐसे में आप 3 ट्राली डालिए। अगर आप कुछ ही फसलों में प्रयोग करते हैं तो आप 5 ट्राली डालेंगे गोबर की खाद 1 एकड़ में। अब जो बात आती है रासायनिक खाद की, तो रासायनिक खाद अगर आप इस दूसरी वाली विधि जो हम बताएंगे, जो कि बेड पे लगाया जाता है, तो इस पे जब आप करेंगे तो खेत जो रासायनिक खाद है ये पूरे खेत में तभी डाल देंगे। और अगर आप इस वाली विधि में करेंगे तो रासायनिक खाद आधी डालेंगे, लेकिन यूरिया एकदम नहीं डालेंगे। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, हम जो यहाँ पर खाद डालने जाएंगे, यह खाद डाली जाएगी हमारी 1 बोरी हमारी रहेगी DAP, 1 बोरी हमारी रहेगी SSP और 1 बोरी हमारी जो रहेगी खाद ये रहेगी आपका पोटास। तो ये तीनों खाद को मिला करके 1 एकड़ में हम फेंक देते हैं और हमारा खेत तैयार हो जाता है। अब हमें करनी होती है रोपाई, और जो मल्चिंग होती है ये रोपाई से जुड़ी हुई है। लेकिन रोपाई वाली जो विधि है, लेकिन जो मल्चिंग है ये हम परंपरागत विधि में करते हैं, और ये जो मल्चिंग हमारी बेड पे होती है उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं रोपाई वाले पे। तो जब हम रोपाई इसकी करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं जो हमारी पहली विधि है, परंपरागत विधि। तो यहाँ पर आपका खेत इस तरीके से है, और जब आप इसमें रोपाई करने के लिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि बीच में एक नाली पास कर दीजिए। अब यहाँ से आपको नाली बनानी होती है, लेकिन यह नाली बनाने के दौरान आपको एक अलग तरीके से नाली बनानी होती है, क्योंकि यह थाला विधि से इसकी रोपाई होती है।
तो आपको इस तरीके से बनाना रहेगा। जैसे मान लीजिए आपकी ये मुख्य नाली है, तो आप ऐसे गए यहाँ पर थाला बना दिए, और फिर गए फिर थाला बना दिए, फिर गए फिर थाला बना दिए। तो इसी तरीके से आपको अपने खेत में जो है थाला बनाना होता है, और उसी में जो आपके पौधे होते हैं ये लगाए जाते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा बड़े फिगर में आपको दिखा देना चाहते हैं। ये हमारी नाली है, ये थाला है, और फिर ये आया, फिर यहाँ थाला हुआ। तो ये जो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की हमारी दूरी रहेगी, ये रहेगी। एक दूरी होती है 6 फीट जो पौधे से पौधे दूरी रहेगी, और 9 फीट लाइन से लाइन की दूरी रहेगी। और जो एक दूरी आती है यह 8 फीट पौधे से पौधे और 8 फीट जो है लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगी ये रहेगी। अब जो हमारे पौधे होते हैं इसी में लगाए जाएंगे, और यहीं से ये विकास करेंगे। और यह नाली में इस वजह से रहते हैं कि सिर्फ हमें नालियों की सिंचाई करनी होती है, पूरे खेत की सिंचाई नहीं करनी होती है, नहीं तो वहाँ पर जो घास वगैरह एक्स्ट्रा आ जाएगी। लेकिन जब हमारी जो लताएं हैं पूरे खेत में बिखर जाती हैं, तब ऐसी परिस्थिति में हम पूरे खेत की सिंचाई करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। अब आप ये जान लिए हैं, अब हम आ जाते हैं दूसरी विधि पे। तो हम जब दूसरी विधि पे आते हैं तो यहाँ पर इसे आप बेड विधि से कह सकते हैं, और इसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। तो ये आपका जो होता है सेम इसी तरीके से रहेगा। जो आपकी लाइन से लाइन की जो दूरी रखी जाएगी, ये रखी जाएगी आपकी लगभग 7 फीट से 8 फीट के बीच में आप रखिए, और हम कहेंगे कि 8 फीट जो रखते हैं ये सही रहेगा। जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी रहती है ये हमारी रखी जाती है लगभग 3 फीट से लेकर के 4 फीट। पौधे से पौधे की दूरी यहाँ पर रखी जाएगी। अब ये जो पौधे होते हैं वर्टिकल, ऐसे आपका खेत है और यहाँ पर लाइनें हैं, और जो आपके पौधे हैं यहाँ पर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम बांस लगाते हैं, और इस जो हम जो फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पर आप उसमें देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से है। तो जब ये हमारा लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं, तो जो हमारा बांस होता है उसमें, या कई लोग जो है एंगल का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इससे रस्सी या तार की सहायता से बांध दिया जाता है, और ये जो हमारे पौधे होते हैं इसी पे चढ़ा दिया जाता है, और इसी पे यह फल देते हैं। जो इसकी लताएं होती हैं दिन दूनी रात चौगुनी विकास करती हैं, तो इन्हें एक बार चढ़ाते हैं उतारते हैं, चढ़ाते हैं उतारते हैं, इसी पे घुमाते रहते हैं। और यहाँ पर जो उत्पादन होता है इस साइड से एक बार तोड़ लेंगे, एक बार इस साइड से हम इसकी तोड़ाई करते हैं। और जो हमें देख रेख करनी होती है, पानी देना होता है, ये यहीं पर होता है। अगर आप इस विधि से कर रहे हैं तो ड्रिप लगाएंगे तो बेहतर रिजल्ट रहेगा। अगर ड्रिप नहीं लगा रहे हैं तो उतना बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना कम रहती है। और ये जो परंपरागत विधि है, तो जब यह हमारा पूरा पौधा फैल जाता है खेत में, या अगर आप नवंबर में रोपाई करते हैं तो जो आपका पौधा है जैसे है वैसा पड़ा रहेगा, और जब जनवरी खत्म हो जाती है तब जो हमारा पौधा है ये विकास करना शुरू करता है। तो ये जो हमारा थाला बना हुआ है, तो अब इसको मान लीजिए कि ये इतने में है, हम यहाँ पर पौधा लगाए हैं, पौधा यहाँ पर ऐसे विकास करता रहेगा। तो ये जो पौधा विकास हमारा कर रहा है, तो जब इससे क्रॉस होने लगेगा तुरंत यहाँ पर पूरे खेत में हम मल्चिंग करेंगे। अब जो हम पूरे खेत में मल्चिंग करते हैं वह किस चीज से करेंगे? देखिए अभी चल रहा है नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, और ऐसे में जो हमारे धान की कटाई होती है ये चल रही होती है। तो उसका जो पुआल निकलते हैं, पराली कहीं कहीं पर उसे बोलते हैं, तो उसे आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि वही इसकी जो सफलता का मंत्र है। अगर उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं तो आप उसकी मल्चिंग पूरे खेत में बिछाएंगे, और ये जो बिछाने की जरूरत पड़ती है इतनी मोटी पर्दी, जितना मोटा आप कर ले जाएंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि दिनों दिन वह बैठता चला जाएगा। तो अब आपका इस तरीके से जो है हो गया। और जैसे ही आपकी ठंडी खत्म होती है, पौधा चाहे 1 फीट का रहे या 10 फीट का रहे या 50 फीट का रहे, वही उत्पादन शुरू हो जाएगा। और जब इसकी रोपाई आप करने जाते हैं तो यहाँ पर एक गणित हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि ये जो पौधे होते हैं इनकी लताएं होती हैं ऐसे
इसके बीज से भी खेती होती है, लेकिन लताओं से खेती करना ज्यादा सफल है और लताओं से ही हम खेती किए हुए हैं। जो बीज का रिजल्ट होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि जो उसमें नर पौधे होते हैं ये बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। तो इसकी जो लताएं होती हैं 10 गांठ का हम पौधा ले लेते हैं। देखिए इसका जो गांठ लता होती है वो इस तरीके से होती है, यहाँ एक गांठ रहेगी, फिर आप जाएंगे फिर यहाँ गांठ रहेगी, और यहीं पर पत्ते निकलते हैं और यहीं पर 2-2 3-3 बार फल लगते हैं। तो यही निकाल लिया जाता है और फिर यह दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ते हैं। अब इनको जब हम लेते हैं लताओं को, तो लगभग ये जो गांठ होती है 7 से 10 के बीच में गांठ होनी चाहिए, और इसे हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं और मोड़ करके हम इसका एक सिरा गाड़ सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारा इस तरीके से है और फिर इसे हम मोड़ लेते हैं और ये वाला जो भाग है मिट्टी में दबा देते हैं और यह दोनों सिराएं बाहर निकाल देते हैं। अब इसे हम लगाने के बाद पानी दे देंगे। ठंडी का महीना है, नवंबर में रोपाई कर रहे हैं, तो पुआल की सहायता से हल्का सा ढक देंगे जिससे पाला से बच जाए। अब आपकी जो है यहाँ पर रोपाई की विधियां और मल्चिंग, ये दोनों कार्य संपन्न हो चुके हैं। यह परवल की खेती की वीडियो का पहला पार्ट था। अब आगे की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं ये जो आगे की चीजें हैं क्या हैं कैसे हैं, और वहां पर आपको अन्य जानकारियां मिल जाएंगी।